Namaskar. The contributors of the Charak Samhita. In that series, previously I explained before you that the expounder of the Charak Samhita is Maharshi Punarvasu Atre. The Maharshi Punarvasu Atre is the expounder of this Charak Samhita. He is named as Punarvasu Chandrabhag Krishnatreya. Punarvasu, there is the references in Charak Sutra 131, Charak Sutra 1213, Charak Sutra 1471, Charak Sutra 1525 and Bhel Samhita Sutra Sthan 18:1. The Chandrabhagi is quoted in Charak Sutra 1300. The Chandrabhag Bhel Samhita 18:1 and Charak Sutra 25:1. The Krishnatreya has been quoted in Charak Sutra 1165, Charak Sutra 15:132, Charak Chikitsa 15:132, Charak Chikitsa 28, 15 and 164 and Charak Chikitsa 34th. The Atriputra has been quoted in Charak Sutra 330, the Atrisun Charak Sutra 30:52 and Atrachmat Charak Chikitsa 12:3 and 4. Charak Chikitsa 22:3 and Siddhi Asthan 11th chapter 3 and 10th. The Atri was the Vaidic Rishi according to the Filyusa, and he has been quoted in the Ved 139:9. Ashwaghosh has quoted the Atre as the Chikitsak. Paschat Datreya Rishi Jagate and Buddha Charitra 114. The Abhiprayik name with the Nakshatric name is quoted anywhere in Abhiprayik Naam and Nakshatric Naam in Charak Sarir at chapter 50. The Punarvasu Atre and Krishnatreya is the one. Krishnatreya Punarvasur Bhinna Eviti Vriddha. So Krishnatreya and Punarvasu Atre is the one, and Bhikshu Atre is the person who has taken part with the Charak in Charak Sutra 25th chapter. So he is the contemporary to the Punarvasu Atre. Second thing is the Charak, who is the redactor of this Charak Samhita. There are the 5 opinions. First one is the महाभाष्यकर्ता महर्षि पतंजलि. आयुर्वेद भारतीय ग्रंथ दर्शन संप्रदाय वाले महाभाष्यकर्ता मानते हैं. इस विषय में पिछले लेक्चर में बताया जा चुका है. दूसरे, इनको कनिष्क का राजवैद्य माना जाता है और कहा गया कि ये कनिष्क के राजवैद्य थे और इन्होंने चरक संहिता का प्रतिसंस्कार किया. ये 2री शताब्दी के थे. महाभाष्यकर्ता के रूप में पिछले लेक्चर में मैं कई बार बताया कि भाषा का अंतर है, अपाणिनीय प्रयोग है. महाभाष्यकर्ता जो व्याकरण का अप्रतिम विद्वान है
उसमें अपाणिनि प्रयोग और व्याकरण संबंधी अशुद्धियां होना संभव नहीं है। किसी ग्रंथ के प्रतिसंस्कार के समय इसी तरह से जो योग की सिद्धियां, योग की परिभाषा इत्यादि है, चरक की योग की परिभाषा, योग की सिद्धियों में अंतर है। षटचक्र विवेचन चरक ही नहीं पूरे आयुर्वेद में कहीं नहीं है। और इतना ही नहीं, रोगों के संदर्भ में भी अनेक जो विचार हैं, उत्कंदक, नगवलोदक इत्यादि, वो कहीं भी चरक संहिता में दृष्टिगोचर नहीं होते हैं। रजस्वला आदि के लिए जिस प्रकार के नियम भाष्य में उद्दिष्ट हैं वो चरक संहिता में नहीं होते। उक्तादिगण 4-260 में भाष्य में अनेक विधाओं का उल्लेख करते हुए भी आयुर्वेद का उल्लेख नहीं किया गया है। कई लोगों ने इस प्रकार दिया कि हो सकता है कि महाभाष्य सदृश विस्तृत ग्रंथ, योग सूत्र जैसा मूर्धन्य ग्रंथ लिख करके कोई महर्षि पतंजलि अपना नया ग्रंथ लिख करके केवल अग्निवेश तंत्र का प्रतिसंस्कार करके कैसे संतोष होता है, संतोष कर लेगा। योग सूत्र और महाभाष्य में पातंजल शब्द जोड़ते हुए भी अग्निवेश तंत्र के संस्कृत ग्रंथ में पातंजल स्थान पर चरक का नाम होना चरक और पातंजल के अनैक्य को सिद्ध करने के लिए पर्याप्त है। महामहोपाध्याय गणनाथ सेन ने इसी योग सूत्र में के पतंजलि को चरक मानते हुए चरक शारीर स्थान के प्रथम और पंचम अध्याय के सिद्ध आदि विषयों का योग सूत्र के साथ सादृश्य और सामंजस्य प्रस्तुत करने का प्रयत्न किया है, लेकिन इसका निराकरण दासगुप्ता जी ने और पंडित हेमराज शर्मा जी ने किया है। उन्होंने कहा कि आप तो नामानुभावेन वस्तुतत्वस्य कार्ष्ण्य निश्चयवान रागादि वशादि नान्यथावादी यह स इति चरके पतंजलि। ये आप्त की परिभाषा चरक में नहीं मिलती, ये नागेश भट्ट की है। अच्छा, नागेश भट्ट की इस उक्ति का आधार भी भिन्न प्रतीत होता है। इसका बड़ा अच्छा विवेचन प्रोफेसर ज्योतिर्मित्र जी ने चरक और सुश्रुत संहिता के दार्शनिक विषय के अध्ययन नामक पुस्तक में किया है। चरकी पतंजलि का अर्थ चरकोपरि पतंजलि अर्थात चरक पर पतंजलि की व्याख्या ऐसा कहा जाता है। आर्य प्रदीप ग्रंथ में पतंजलि द्वारा चरक की एक व्याख्या का उल्लेख भी है। आषाढ़ वर्मा ने परिहार वार्तिक नामक चरक व्याख्या में पतंजलि वार्तिक पर आक्षेप किया है। इसी प्रकार चरक का पतंजलि वार्तिक या व्याख्या पतंजलि के द्वारा उसका संस्कार होना लक्षित है। नागेश आदि 17वीं शताब्दी के व्यक्ति हैं और इन पर भोज इत्यादि का प्रभाव पड़ना संभव है। बागभट्ट, नवनीतकार, बीरबल आदि प्राचीन व्यक्तियों ने कहीं भी महर्षि पतंजलि और चरक का ऐक्य स्वीकार नहीं किया है। चक्रपाणि जी संभवतः इन्हीं सब के द्वारा प्रभावित होने के कारण, तीनों महर्षियों को एक मान लेने के कारण पातंजलि महाभाष्य चरक प्रति संस्कृते मनुवाक्काय दोषाणाम हरते अधिपते नमः से वंदना शुरू की। दूसरा मत कि चरक कनिष्क के राजवैद्य थे और दुर्भाग्यवश भंडारकर इत्यादि अनेक विद्वानों ने इसी को मान करके यह तिब्बती भाषा से चीनी भाषा में अनुदित त्रिपिटक की कथाओं के ऊपर आधारित है। इसका कोई विस्तृत आधार नहीं है, परंतु इतिहास में इसी को मान करके लोग चलते हैं। डॉक्टर पीसी राय, जिन्होंने हिस्ट्री ऑफ द हिंदू केमिस्ट्री लिखी, उन्होंने कहा कि चरक गोत्र संज्ञा रही है जिसका प्रचलन त्रिपिटक काल में भी रहा है। जिस प्रकार वाग्भट्ट संज्ञा अनेक चिकित्सकों की रही है, उसी प्रकार चरक की उपाधि भी उत्तम कोटि के चिकित्सकों की रही है। यहां तक कि बाघभट्ट को भी सिंधुचर कहते हैं, सिंधु देश का चरक। और चरक वस्तुतः उस काल में इतना महत्वपूर्ण था कि पाणिनि ने 8वीं शताब्दी पूर्व में तन्निमित्त एक सूत्र अष्टाध्यायी 4/3/107 सूत्र जो है कठचरकाल्लुक बनाना पड़ा। इससे स्पष्ट है कि चरक का प्रभाव पाणिनि से पूर्व ही विद्यमान था। प्रथम शताब्दी में कनिष्क के राजवैद्य को चरक रूप में माना जाना संभव नहीं है, क्योंकि चरक का इसके पहले ही नाम उल्लिखित है।
इसके अतिरिक्त हो सकता है कि चरक के ही नाम से प्रभावित किसी वैद्य ने जिस चरक की उपाधि धारण किया हो, जैसे बाघभट्ट को सिंधुचर कहा जाता है, और वह कनिष्क के दरबार में रहा हो। कनिष्क की दूसरी बात है कि संहिता की वैदिक शैली, बौद्धिक छाया का अभाव, वैदिक ऋषियों के गोत्र नाम और पतंजलि के द्वारा चरक पर टीका होने और प्राक उपनिषद कालीन परिषद परंपरा के उल्लेख से यह चरक कोई बहुत ही प्राचीन सिद्ध होता है। मैंने पिछली बार बताया था कि त्रिपिटक के अतिरिक्त कनिष्क के किसी भी शिलालेख में चरक का कनिष्क के राज वैद्य के रूप में उल्लेख नहीं है। कनिष्क के समकालीन आर्य नागार्जुन ने अपने उपाय हृदय ग्रंथ में सुश्रुत का स्मरण किया है, परंतु अपने समकालीन प्रतिष्ठित राजवैद्य चरक को भूल जाए। यही नहीं, राजतरंगिणी के प्रथम तरंग में कल्हण ने कहीं चरक का नाम नहीं लिया है। इस प्रकार किसी भी प्रकार से कनिष्क का राजवैद्य होना चरक का सिद्ध नहीं होता। तीसरा मत है भाव प्रकाशकार, जिसको महाराज गोंडल ने प्रस्तुत किया है। उनके अनुसार चरक वैदिक कालीन विशुद्ध ऋषि मुनि का पुत्र था और ये बनारस में 320 ईस्वी में हुए थे, जिसने चरक संहिता का प्रतिसंस्कार किया। इसके अतिरिक्त इसका अन्य कोई प्रमाण नहीं है। भाव प्रकाश में शेषावतार के रूप में वर्णित चरक की ख्याति लोक प्रसिद्धि पर ही आधारित है और आजकल चरक जयंती भी इसी शेषावतार के जन्मदिन नागपंचमी के दिन मनाने की परंपरा चल गई है। तीसरा जो चौथा मत है उसके अनुसार कपिस्थल चरक, चरका नाम द्वादशा भेदा यथा कपिस्थला चरा, इस प्रकार से चरक के भेद दे दिए गए हैं। यजुर्वेद के 83 भेदों में चरक शाखा के 12 भेद बताए गए हैं, उसमें कपिस्थल एक उपभेद है। गोत्र प्रवर्तक होने पर भी प्रवरमाला में इसका उल्लेख नहीं है, इसलिए चरक संहिता का इस उपशाखा के साथ संबंध स्थिर किया जाना समीचीन प्रतीत नहीं होता है। अंतिम और पांचवा मत जो है कि यजुर्वेद की चरक शाखा द्वारा ही चरक का संस्कार हुआ। चरक शब्द वैदिक और लौकिक साहित्य दोनों में मिलता है। प्राचीन वाङ्मय, वेद इत्यादि, उपनिषद इत्यादि के देखने पर यह निश्चित होता है कि उसमें शाखा का बड़ा महत्व था। अभी प्राचीन समय तक भी जो एडिशन जिस विद्यालय से, जिस विद्यापीठ से होते थे, उसका नाम लिखा जाता था। तो एक प्रकार से शाखा उस समय की विद्यापीठ थी और इसीलिए चरक सूत्र 30वें अध्याय के 13वें श्लोक में शाखा को आयुर्वेद का पर्याय कहा गया है। शाखा में जो भी ग्रंथ रचे जाते थे वो शाखा के ही नाम से प्रसिद्ध होते थे। जैसे कट शाखा में बनी उपनिषद को कठोपनिषद, शौनक शाखा में बनी धर्मशास्त्र को शौनक संहिता, इसी तरह से अग्निवेश तंत्र को इसी आयुर्वेद की चरक शाखा के द्वारा प्रतिसंस्कार किया गया और उसका नाम चरक संहिता रखा गया। चरक शाखा का अष्टाध्यायी और उपनिषद में उल्लेख होने से चरक संहिता के संस्कृत भाग को कम से कम पाणिनि से पूर्व तो मानना ही पड़ेगा। इस प्रकार चरक संहिता में प्रथम स्तर आदि उपदेष्टा का महर्षि पुनर्वसु आत्रेय, उसके बाद प्रतिसंस्कर्ता का जो चरक शाखा के द्वारा हुआ, और दूसरा स्तर ग्रंथकर्ता का जो अग्निवेश के द्वारा हुआ, और तीसरा संस्कर्ता के द्वारा। मैंने पिछले लेक्चर में भी बताया था कि ग्रंथकर्ता के स्तर का ग्रंथ है और प्रतिसंस्कर्ता ने इस पूरे ग्रंथ में अपने अनुसार परिवर्तन किए हैं, क्योंकि अग्निवेश उस काल में जबकि अपनी आत्मश्लाघा की बात करना अत्यंत निकृष्ट कार्य समझा जाता था, बुद्धिर्विशेष तत्रासी नोपदेशांतरो मुने, और ज्ञान के देवता शरीर में प्रविष्ट हो गए, सिद्धि के बुद्धि के, और शिवोर वायुर्वर तत्रा भाव मिलितो दिशा, इस तरह से आत्म प्रशंसात्मक शब्द ये चरक के प्रतिसंस्कार के समय ही डाले गए हैं। ये अग्निवेश की अपनी मूल कृति नहीं हो सकती। चौथा इसका स्तर है संपूरक का। बड़े स्पष्ट शब्दों में दृढ़ से स्वीकार किया गया है कि
त्रिभागो नोपलक्ष्यते। अतस्तंत्रोत्तमिदं चरके नाति बुद्धिना संस्कृतम तत्व संश्लिष्टम त्रिभागे नोपलक्ष्यते। एक तिहाई हिस्सा नहीं था और उस एक तिहाई हिस्से के न होने को विडबल ने संपूरित किया, सप्लीमेंटेशन किया, और यह हिस्सा ऐसा लगता था कि किसी ने जो ग्रंथ उनको प्राप्त हुआ उसमें पीछे से किसी ने इतने पूरे ग्रंथ को नष्ट कर दिया था, क्योंकि चिकित्सा के 17 और कल्प और सिद्धि के पूरे अध्याय नहीं थे। विडबल स्वीकार करते हैं कि मैं पंचनदपुर का रहने वाला हूं, कपिल बल का पुत्र हूं, और मैंने भूत भावन भगवान शिव को प्रसन्न करके शीलोंछ वृत्ति से चरक संहिता के चिकित्सा के 17 और कल्प और सिद्धि के 12 अध्याय पूरे किए। शीलोंछ वृत्ति पर विद्वानों का अनेक मत है, परंतु मेरा मत है कि जैसे खेत के कट जाने पर गांव में गरीब लोग उसकी बालियां चुन करके ले आते थे, वैसे ही मूल संहिता तो नष्ट हो गई, लेकिन उसके इतस्ततः बिखरे जो प्रसंग हैं उनको एकत्र करके उसी प्रकार की फिर से फसल का उगाना और उसके बारे में जानकारी प्राप्त करना शीलोंछ वृत्ति है। मुजफ्फरनगर में मेरी सेवा के दौरान एक महिला की आंख में गेहूं का तिनका चला गया था। मैंने उससे पूछा कि ये कैसे गया, सबकंजेंटाइवली धंस गया था, एनेस्थाइज करके उसको निकालना पड़ा। तो उसने कहा कि वो बाबूजी में शिला चुगने गई थी। अस्पष्टता उसने ये शब्द कहा कि मैं शिला चुगने गई थी, एक गांव की महिला। तो मुझे लगा कि शीलोंछ वृत्ति का मूलतः यही तात्पर्य होना चाहिए कि खेत कट गया हो, लेकिन उसके जो इतस्ततः बिखरे दाने हैं उनको एकत्र करके कौन सी फसल थी, किस प्रकार की थी, किस जाति का बीज था, इन सब के बारे में अनुमान कर उसको पुनः उगाने की वृत्ति ही शीलोंछ वृत्ति है। पंचनदपुर यादव जी त्रिक्रम जी आचार्य जी जब चरक संहिता का फिर से उद्धार कर रहे थे तो कश्मीर में जियालाल वैद्य थे। उन्होंने पंजनौर एक जगह आंचार भी भवानी विवतस्ता सतलज इन 5 नदियों का संगम है वहां, और उन्होंने कहा कि यही पंचनदपुर है और यहीं के रहने वाले दिडबल थे। कविराज गंगाधर जी काशी को ही पंचनदपुर मानते हैं और कहते हैं कि किरणा धूत पापा गंगा यमुना सरस्वती का यह संगम, ये काशी ही पंचनदपुर है और दिडबल यहीं के रहने वाले थे, जिन्होंने भगवान भूत भावन शिव को प्रसन्न करके शीलोंछ वृत्ति से चरक संहिता का संपूर्णन किया। इस प्रकार चरक संहिता के आदि उपदेष्टा महर्षि पुनर्वसु आत्रेय, जो कृष्णात्रेय भी कहे जाते हैं, महर्षि चरक जो इसके प्रति संस्कर्ता हैं, संस्कर्ता कुरुते तंत्रम पुराणम च पुनर्नवम। दिडबल जो जिन्होंने इसका संपूर्ण किया, और महर्षि अग्निवेश जिन्होंने इस ग्रंथ को लिखा, इन चारों के माध्यम से ही प्राप्त ग्रंथ हम लोगों को प्राप्त होता है। हम उनके प्रति कृतज्ञ हैं। चरक संहिता का विशेष योगदान क्या रहा हो सकता है? यद्यपि चरक संहिता स्वयं में मानवता के लिए एक योगदान है, लेकिन सूक्ष्म दृष्टि से देखा जाए तो अन्य ग्रंथों की अपेक्षा चरक संहिता में अनेक चीजें अपने आप सिद्ध होती हैं। विमान स्थान के 8वें अध्याय में वाद मार्ग पद चरक की प्रतिभा का परिचायक है। समाज सभ्य था और वैद्य वृत्ति भी राजा के द्वारा अनुशासित होती थी। वैद्य क्वचित धर्म, क्वचित अर्थ, क्वचित मैत्री, क्वचित ऐसा कर्माभ्यास, क्वचित चेति चिकित्सा नास्ति निष्फला। वैद्य को धन, सम्मान, आदर प्राप्त होता था। धन, सम्मान, आदर जहां भी प्राप्त होता है वहां अल्पज्ञ और दूसरे लोग जो उसी प्रकार का नाटक करके, अभिनय करके इस सम्मान को, जिनमें गुणवत्ता नहीं होती, प्राप्त करने का प्रयत्न करते हैं। ऐसे जनों को कुहक कहा गया, आज की भाषा में जिनको हम क्वैक कहते हैं। वो अल्प विद्यावान भी इस वृत्ति की तरफ दौड़ने लगे थे, और इन कुहक लोगों से बचने के लिए ही संभाषा विधि और वाद मर्यादा का ज्ञान आवश्यक था। इसी प्रकार चरक संहिता में उन उपदेशों का भी संकलन किया गया जो इस लोक के लिए और परलोक के लिए, दोनों के लिए विहित हैं।
तीसरी चीज, चरक संहिता का रोग के न होने के विषय में एक विशिष्ट निर्देश है, जो चरक संहिता की अपनी एक वैज्ञानिक अवधारणा है। इन सब विषयों को हम दूसरे व्याख्यान में फिर से बताने का प्रयत्न करेंगे। धन्यवाद।